नमस्ते प्यारे मित्रों, प्यारे छात्रों। परीक्षाओं का दौर चलने वाला है। कोरोना लहर, दूसरी लहर कम होगी, तीसरी लहर की आशंका ही चल रही है। घबराने की जरूरत नहीं, टीका अवश्य लगवाइए। अब हम पढ़ने की बात करते हैं तो हमारा चल रहा था राजस्थान के इतिहास में जो महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी, हमारी राणा सांगा के बारे में चर्चा चल रही थी। तो राणा सांगा, ये इनके बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। इनके जो युद्ध हुए थे दिल्ली सल्तनत के साथ, इनका युद्ध हुआ। गुजरात और मालवा के सुल्तानों को इन्होंने पराजित किया, दिल्ली के सुल्तान को इन्होंने, इब्राहिम लोदी को पराजित किया। अब जो संबंध है, इनके बारे में जो प्रश्न हम चर्चा करते हैं वो तो बाबर आक्रमण करता है, इसके ऊपर बाबर आक्रमण करता है राणा सांगा पे। तो थोड़ा सा हम बाबर का बैकग्राउंड देख लेते हैं। बाबर ने पानीपत के युद्ध में पराजित किया था इब्राहिम लोदी को। तो पानीपत का प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध, ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ। और इस युद्ध में, पानीपत के युद्ध में, बाबर ने पराजित किया किसे? इब्राहिम लोदी को। ये थे दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी। युद्ध के मैदान में मारे जाने वाले सल्तनत काल के एकमात्र सुल्तान कौन? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश के आखिरी शासक कौन? इब्राहिम लोदी। बाबर ने पराजित किया, उससे पहले राणा सांगा ने भी पराजित किया था। किसको? इब्राहिम लोदी को। तो पानीपत का युद्ध, ये प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। और इस युद्ध से ही बाबर का जलवा शुरू होता है भारत के अंदर। तो इसके बारे में कहते हैं कि राणा सांगा के लिए बाबरनामा में लिखते हैं, ये दौलत खां लोदी, आलम का लोदी, इन्होंने आमंत्रित किया था बाबर को और आश्वासन दिया था सहायता का। किसके? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। और बाबरनामा में ये उल्लेख करते हैं कि राणा सांगा ने भी इसके इब्राहिम लोदी के खिलाफ मदद करने का आश्वासन दिया था, नाराजगी प्रकट की थी। इसलिए शायद उन्होंने युद्ध करना जरूरी समझा। किसने? बाबर ने। तो इस तरीके से बाबर की एंट्री होती है किससे? पानीपत के प्रथम युद्ध से। पानीपत के प्रथम युद्ध में जीतने के बाद, इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद में, दिल्ली और आगरा पे अधिकार होने के बाद में, अपनी सत्ता का विस्तार करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए बाबर ने बाबर बाबर ने जो महत्वपूर्ण किले थे, बयाना बयाना दुर्ग, धौलपुर दुर्ग और ग्वालियर दुर्ग, इन पे सेना भेज दी कब्जा करने के लिए। यहाँ बयाना दुर्ग, इस पे कब्जा करने के लिए बाबर ने अब बाबर ने अपने सेनापति बाबर ने अपने सेनापति बाबर ने अपने सेनापति इस आका को भेजा कब्जा करने के लिए। किसके ऊपर? बयाना दुर्ग के ऊपर। बयाना दुर्ग पे ये कब्जा करने में असफल रहा। फिर बाबर ने अपने बेनोई मेहंदी ख्वाजा मेहंदी ख्वाजा को भेजा। मेहंदी ख्वाजा ने क्या किया? बयाना दुर्ग पे अधिकार कर लिया। ये बात ये बात आखिरी किसको? ये बात आखिरी किसको? राणा सांगा को। तो राणा सांगा ने क्या किया?
राणा सांगा ने बैन दुर्ग पे जो बाबर का अधिकार हुआ, महत्वपूर्ण दुर्ग था। राजस्थान के एक तरीके से प्रवेश द्वार है ये दुर्ग, एक तरीके से उस जमाने के हिसाब से महत्वपूर्ण दुर्ग था। तो इस दुर्ग पे बाबर का अधिकार होना, वो चुनौती किसके लिए था? राणा सांगा के लिए। राणा सांगा और बाबर दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे। तत्कालीन समय का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू सम्राट था, जो दिल्ली पर हिंदू साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। वो कौन था? राणा सांगा। तो राणा सांगा सांगा ने अपनी सेना को सुसज्जित किया और पहुंच गया कहाँ? बयाना दुर्ग पे। और बयाना दुर्ग जो है कि नहीं, बयाना दुर्ग को फतेह कर लिया, मुगल सेना को पराजित किया, मुगल सेना सरेंडर होने गई, मुगल सेना भागने लग गई। और इसी घटना को कहा जाता है इतिहास में क्या? बयाना का युद्ध। ये बयाना का युद्ध कब हुआ? 16 फरवरी 1527। 27 में दो महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं। एक युद्ध बयाना का युद्ध, इस युद्ध में जीतते कौन है? राणा सांगा। परीक्षा में पूछा हुआ है कि राणा सांगा ने बाबर को किस युद्ध में पराजित किया? बयाना का युद्ध। तो ये परीक्षा में पूछा हुआ है, बयाना का युद्ध परीक्षा में पूछा हुआ है, खानवा युद्ध परीक्षा में पूछा हुआ है। ज्यादातर संभावना है खानवा युद्ध के बारे में ज्यादातर प्रश्न आते हैं। तो बयाना का युद्ध जो है जीत लिया किसने? राणा सांगा ने। और ये राणा सांगा के जीवन की अंतिम महत्वपूर्ण जीत थी। कौन सा? बयाना का युद्ध। इसमें दिल्ली के बादशाह इसको बाबर को पराजित किया। किसने? मेवाड़ के राणा सांगा ने। और राणा सांगा के यश कीर्ति हो गई। उससे पहले जो है कि दिल्ली के सुल्तान को हातौली और पाड़े के युद्ध में पराजित किया था। तो राणा सांगा का जलवा बढ़ता जा रहा था, मगर राणा सांगा कूटनीतिक रूप से मात खा जाता है। इस युद्ध के बाद में, बयाना युद्ध में पराजित होने के बाद में बेचैन हो जाता है कौन? बाबर। और इसको गंभीरता से नहीं लेता कौन? राणा सांगा। राणा सांगा ने भूल की इस बयाना दुर्ग को फतेह करने के तुरंत बाद में आक्रमण कर देना चाहिए था बाबर के ऊपर, मगर उसने लंबा रास्ता पकड़ा और बाबर जा डटा, अपनी सेना को सुसज्जित कर लिया खानवा के मैदान में। तो अब हम चलते हैं, यही भूल साबित होती है। पूरा मौका नहीं मिलता राणा सांगा को अपनी सेना को भी ढंग से सुसज्जित करने का। अब हम चलते हैं खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध की बात करते हैं हम। खानवा का युद्ध, खानवा युद्ध ये कब हुआ? 17 मार्च 1527। देखिए खानवा युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527। खानवा, ये खानवा जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रूपवास, रूपवास तहसील में। और ये कहाँ है? भरतपुर। और कौन सी नदी के तट पे या किनारे? गंभीरी नदी। ये ज्योग्राफिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके बारे में। ये पूछ ले कब हुआ और खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ। ये राणा सांगा वर्सेस बाबर। और खानवा के युद्ध में परिणाम क्या हुआ? परिणाम खानवा के युद्ध का परिणाम क्या हुआ? खानवा के युद्ध का परिणाम क्या हुआ? बाबर विजयी और मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ।
कांटा मिट गया, यही कांटा था बाबर के लिए राणा सांगा। अब खानवा के युद्ध को इतिहास में इतिहास में इतिहास में किस रूप में जानते हैं? निर्णायक युद्ध, निर्णायक युद्ध के रूप में जाने जाते हैं, या सर्वाधिक निर्णायक युद्ध के रूप में जाना जाता है किसको? खानवा के युद्ध को। भारत के इतिहास को प्रभावित करता है, लगभग 200 वर्षों तक मुगलों का शासन रहा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप, खानवा युद्ध के परिणाम स्वरूप। अब बात कर लेते हैं हम खानवा युद्ध की, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। खानवा युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में भाग लेने वाले जो लोग थे, तो इसमें मालदेव, ये मारवाड़, परीक्षा में पूछा हुआ है, मारवाड़ के शासक जिन्होंने राणा सांगा की मदद की, वो कौन थे? राव गांगा, राव गांगा या गंगा। और मारवाड़ की सेना ने जिसके नेतृत्व में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़ाई लड़ी, वो कौन था? मालदेव राठौड़, सेनापति मालदेव। इसके बाद में ये बीकानेर, राणा सांगा के पक्ष में भाग लेने वाले ये बीकानेर, बीकानेर के जो थे कौन? कुंवर कल्याण। और ये कौन थे? बीकानेर के शासक जैत सिंह के पुत्र थे। बीकानेर के शासक जैत सिंह के पुत्र थे। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम राणा सांगा के पक्ष में भाग लेने वाले आमेर, आमेर के शासक कौन? पृथ्वीराज। जिनसे प्रश्न पूछा जाता है इसलिए लिख रहे हैं, ये जो भी बिंदु है आप गौर कर लीजिए। आमेर का पृथ्वीराज। चंदेरी, चंदेरी इसका कौन? मेदिनी राय। इसके अलावा बात करते हैं अपन रायसीन, रायसीन, रायसीन का सलदी कंवर। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम और झाला सज्जा, ये कहा गोगुंदा। और झाला अज्जा, ये कहा सादड़ी, ये सादड़ी के थे। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो राणा सांगा के पक्ष में लड़ने के लिए गए। और मुस्लिम सेनापति कौन? हसन खां मेवाती। बहुत लंबी लिस्ट है, इस लिस्ट में हम उलझियों से बजाय उसके हम आगे चलते हैं। तो राणा सांगा के और इनके बीच में ये युद्ध हुआ। युद्ध के घटनाक्रम के बारे में और बात कर लेते हैं। बाबर, बाबर ने जब युद्ध की तैयारी कर रहा था, तो काबुल का ज्योतिषी था मोहम्मद शरीफ। ये काबुल का ज्योतिषी था जिसने भविष्यवाणी की कि बाबर के स्टार, बाबर के ग्रह नक्षत्र अनुकूल नहीं चल रही है, बाबर युद्ध नहीं जीतेगा। बाबर ने ज्योतिषी की बात की परवाह नहीं की और बाबर ने अपनी व्यू रचना, अपने काम को जारी रखा। तो बात करते हैं हम खानवा के मैदान। बाबर ने अपने सैनिकों से, अपने सैनिकों से युद्ध की जब तैयारी की बात कर रहे थे, तो अपनी बाबर के सैनिकों ने
राणा सांगा के विरुद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। राणा सांगा की फौज का जबरदस्त खौफ था बाबर के सैनिकों में। जब राणा सांगा को के विरुद्ध लड़ने से इनकार कर दिया, तो राणा सांगा के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार करने के लिए बाबर ने अपना वाक चातुर्य, अपने नेतृत्व के गुण को प्रयोग किया और सबसे पहले उनसे कहा कि मैं ये युद्ध लड़ना है तो लड़ना है, मगर फिर भी सैनिक तैयार नहीं हो तो उन्होंने कहा कि मैं ये शराब जो है कि मेरी शराब की गंदी आदत है, इसको छोड़ता हूँ। और शराब की सुराई वगैरह जो भी शराब के चांदी के बर्तन थे तोड़ करके उनको गरीबों में बांट दिया। और इसके बाद में फिर भी सैनिक तैयार नहीं हुए। क्या फर्क पड़ता हमें, आप दारू पियो या नहीं पियो, हमें नहीं मरना। बहुत खतरनाक है किसके सैनिक, राणा सांगा के सैनिक। और उसके बाद में उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर ये जो तमगा कर है उसको माफ करता हूं। तो तमगा कर जो है कि नहीं, उस कर को माफ करने की बात की, फिर भी सैनिक टस से मस नहीं हुए युद्ध लड़ने के लिए। कहा कि मैं तुम्हें चांदी के सिक्के दूंगा, फिर भी सैनिकों ने तैयार नहीं, कहा कि हम जिएंगे तब चांदी के सिक्के काम आएंगे बादशाह। तो फिर क्या हुआ, आखिरी दाव, धर्म का दाव, जहां धर्म आ जाता है सब दीवारें गिर जाती है। तो वहां सभी दीवारें गिर गई, उनके मन के बैम वगैरह सब, और वो बिल्कुल टूट पड़े। शपथ दिलाई गई, कुरान पे हाथ रख करके शपथ खाओ कि हम या तो जीतेंगे या लड़ते हुए मारे जाएंगे। और नारा दे दिया इसका, जिहाद का, जिहाद का नारा, या जिहाद या जिहाद, ये क्या होता है, धर्म युद्ध। धर्म युद्ध घोषित कर दिया। राणा सांगा के विरुद्ध जो लड़ाई थी उसको धर्म युद्ध के रूप में प्रस्तुत कर दिया बाबर ने अपने सैनिकों के सामने। और जो बाबर के सैनिक थे उन्होंने क्या किया, टूट पड़े युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब बात करते हैं कि बाबर ने अपनी सैन्य व्यवस्था, खानवा का जो मैदान है, खानवा का जो मैदान है, उस मैदान में बाबर ने खानवा के मैदान में अपनी सैन्य व्यवस्था अच्छी कर ली। खानवा का मैदान, यहाँ समय पे पहुंच के बाबर और बाबर ने अपनी सेना का जमावड़ा कर लिया। राणा सांगा सांगा देरी से पहुंचे खानवा के मैदान में, तो इनको पूरी तैयारी का मौका नहीं मिला। ये खानवा का मैदान, यहाँ युद्ध होता है, खानवा युद्ध, और 17 मार्च लगभग 9:30 बजे युद्ध आरंभ होता है। और सांगा सांगा की जो राजपूत सेना है उसका जो आक्रमण है भारी पड़ता है किस पे, बाबर पे। और बाबर जो है कि नहीं, बाबर बाबर ने, यहाँ बाबर का तोपखाना था, और उसके जो प्रसिद्ध तोपची थे वो उस्ताद अली और मुस्तफा अली। तो बाबर ने, पूछा जा सकता है परीक्षाओं में, उस्ताद अली और मुस्तफा अली, ये तोप तोप सेना का नियंत्रण इनके पास में था, तोपची थे, इन्होंने तोपें दागी। तो युद्ध में स्टार्टिंग में पलड़ा भारी था किसका, राणा सांगा का, मगर तोप ये उस्ताद अली और मुस्तफा अली, इन्होंने ये इधर थे तोपची किसके, बाबर के, और इन्होंने तोपे दागी राजपूती सीना पे, तोप के गोले दागे। और जब तोप के गोले जाकर के राजपूत सेना में गिरे तो इनके, ये पहली बार इन्होंने तोप के गोले देखे थे, और इन तोप के गोलों को देख करके बिदक गए हाथी और सेना को कुचलने लगे, और इस सेना में भगदड़ मच गई। इसके अलावा इन तोप के गोलों के सामने टिक नहीं पा रही थी राजपूत सेना, और बंदूकों का प्रयोग था। पहली बार जो है कि नहीं उन्होंने इस तरीके का युद्ध देखा, तोपों का ये, और उसमें मारे जा रहे थे इसके राणा सांगा के योद्धा, सेनापति, जो
जोश में आकर के राणा सांगा की भुजाएं फड़कने लगी और वो भी युद्ध के मैदान में कूद गए। ये राणा सांगा की बड़ी लापरवाही थी, युद्ध के बीच में कूद पड़ना, जबकि उनको नेतृत्व ही करना चाहिए था। तो कहते हैं कि राणा सांगा के आंख में या उसके सिर पे यहाँ से तीर, बाबर की सेना से तीर दागा गया और वो तीर जो है वो लगा राणा सांगा के। तो राणा सांगा को युद्ध के मैदान से यहाँ सांगा है और सांगा को युद्ध के मैदान से बाहर निकाला गया। क्या निकाल के ले गए उसको? कहा? बसवा। और बसवा कहाँ है? दौसा। दौसा जिले में बसवा। तो यहाँ अज्जा, झाला अज्जा, झाला अज्जा को छत्र चंवर, ये इसको राज का प्रतीक, राणा सांगा का प्रतीक प्रतिनिधि बना करके युद्ध के मैदान में रखा गया। और राणा सांगा को निकाल करके कहां ले गए? बसवा दौसा। और बसवा दौसा आमेर के पृथ्वीराज मालदेव आदि राणा सांगा को वहां ले जाते हैं। पीछे युद्ध के मैदान में राणा सांगा जो है कि उसकी सेना, ये एक नेता राणा सांगा के युद्ध के मैदान से बाहर जाने के बाद में सेना में बिखराव चालू हो गया। जब उनको पता पड़ा कि हमारा नेता नहीं है, हमारा मुख्य शासक नहीं है, तो सेना बिखरने लगी। उसी दौरान युद्ध के मैदान में वहां बगावत करते हैं और आकर के राणा सांगा के पक्ष में लड़ने गए थे सलदी तंवर और खानजादा। सलदी तंवर ये थे रायसीन, एक खानजादा का नागौर। युद्ध के अंतिम दौर के अंदर ये पाला बदल करके किसके पक्ष में आ जाते हैं? बाबर के पक्ष में। ये भी एक कारण होता है हारने का, बगावत करते हैं, गद्दारी करते हैं। कौन? ये सलीदी तंवर और खानजादा नागौर के। इस तरीके से युद्ध में देखते देखते युद्ध का पासा 3 बजे के आसपास पूरी तरीके से पक्ष में आ जाता है किसके? बाबर के। मैदान खाली हो जाता है खानवा का। अब युद्ध के बाद में परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की बात करते हैं कि इस युद्ध में बाबर ने एक युद्ध पद्धति प्रयोग की जिसे क्या कहते हैं? तुलुगामा युद्ध पद्धति। बाबर ने ये सीखी किससे थी? उज़्बेकों से सीखे थे। और इसमें क्या होता था? शत्रु सेना के ऊपर रिजर्व फोर्स रखते थे। ये रिजर्व फोर्स वो युद्ध के अंदर जब सामने की शत्रु सेना कमजोर पड़ने लगती थी तो ये राइट और दोनों लेफ्ट हैंड से दौड़ करके उनको चारों तरफ से घेर लेते थे और हताश थकी हुई सेना पे आक्रमण करके उसको ढेर कर देते थे। तो ये विशेष युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था जिसको राजपूत समझ नहीं पाए और पूरी तरीके से पड़ा पक्ष में चला गया किसके? राणा सांगा के विरुद्ध। किसके पक्ष में चला गया? बाबर के पक्ष में। तो इस तरीके से ये बातें हो गई इसके बारे में, खानवा युद्ध के बारे में। अब बात करते हैं हम राणा सांगा ने विजय के बाद, खानवा युद्ध में विजय के बाद में क्या किया? गाजी की उपाधि धारण की, यानी हिंदुओं या काफिरों का वध करने वाला। और क्या? हिंदुओं पर बिजली गिराने वाला। प्रश्न ऐसे बनता है कि खानवा युद्ध के बाद में बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी। और इनमें से किस युद्ध के बाद में बाबर ने राजपूत सैनिकों की खोपड़ियों से मीनार बनवाई? तो खोपड़ियों की मीनार। खानवा युद्ध के बाद में युद्ध के मैदान में जो शव पड़े थे, जो खोपड़ियां पड़ी थी, उनकी खोपड़ियों की मीनार बनवाई। इस युद्ध के बाद में बाबर ने खानवा युद्ध के
बाद। तो इस तरीके से खानवा युद्ध के बाद में, विजय के बाद में, आगे बाबर का टारगेट होता है कौन? मेदिनी राय। चंदेरी के मेदिनी राय को सबक सिखाने के लिए रवाना होता है खानवा विजय के बाद में। मगर हम पहुंचे थे बसवा। बसवा बसवा में राणा सांगा की छतरी प्रतीकात्मक, यहां बसवा में होश आया था, मूर्छित हो गए थे तीर लगने से राणा सांगा। बसवा में जब होश आया और उन्हें खानवा युद्ध का समाचार सुनाया गया पराजय का, वो उनके झेल नहीं पाए उसको, और उन्होंने कहा कि मैं खानवा युद्ध की पराजय का जैकनी जब तक बदला नहीं लूंगा तब तक मैं सर पे पगड़ी धारण नहीं करूंगा और ना ही चित्तौड़ जाऊंगा। तो बसवा से ये रवाना होते हैं कहाँ? रणथंबोर। रणथंबोर 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 में स्वास्थ्य लाभ करते हैं, और फिर जैसे ही ठीक होते हैं, इनके तो एक थी, युद्ध करने चलो, बाबर को ठगने चलो, बाबर की ऐसी तैसी करने चलो। बाबर ने मेरा खेल बिगाड़ दिया, मेरा जीता हुआ युद्ध मुझे हरा दिया। तो उसके दिमाग में एक ही लक्ष्य था, बाबर को कैसे हराऊं। तो रणथंबोर से ये पहुंचते हैं कहाँ? मध्य प्रदेश, कालपी। कालपी के पास में इरिच। इरिच इरिच में जो एक डेरा डालते हैं, वहां इनके युद्ध का जुनून देख करके राजपूत सरदारों के मन में ये आ गया, ये तो मरेगा, हम सबको मरवाएगा। इसको तो जिद आ गई बाबर के विरुद्ध लड़ने और मरने की। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए आपस में राय की, क्यों नहीं इसे ठिकाने लगा दिया जाए। तो सरदारों ने मिल करके जहर दे दिया, किसको? राणा सांगा को। इसके बाद में इसको देखनी कालपी। कालपी चंदेरी के मेदिनी राय की मदद के लिए पहुंचते हैं, मगर बीच में घटनाक्रम होता है, तो यहाँ पर इसमें पड़ाव डालते हैं, इसको जहर दे दिया जाता है। कालपी में जो एक नहीं, ये इसको इलाज के लिए जाते हैं, मगर इलाज नहीं हो पाता और ये मारा जाता है राणा सांगा। राणा सांगा जो एक नहीं, उसके बाद में उसकी बॉडी ला करके, उसका शव ला करके अंतिम संस्कार किया जाता है। इनके शव का कहाँ? मांडलगढ़। मांडलगढ़। और ये मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा। मांडलगढ़ का है, भीलवाड़ा जिले के अंदर है। बहुत सी बातें इनके बारे में, अभी हम राणा सांगा की बात पूरी कर लेते हैं। तो यहाँ ला करके अंतिम संस्कार इसके करते हैं। तो राणा सांगा की छतरी जो एक नहीं, छतरी यहाँ मांडलगढ़ दुर्ग में, छतरी असली छतरी जो एक नहीं मांडलगढ़ दुर्ग में, और प्रतीकात्मक छतरी जो एक नहीं वो कहें बसवा में। दोनों तरीके से प्रश्न आए में, किसी भी तरीके से प्रश्न आ सकता है। ये बसवा दोसा का भी आ सकता है और वो भी आ सकता है। तो इस तरीके से राणा सांगा एक महान शासक, उसका अंत हो जाता है। अब राणा सांगा के बारे में जो इतिहासकारों के मत रहे हैं, एक तो अंतिम भारतीय हिंदू शासक, मेवाड़ के किस शासक को माना जाता है? राणा सांगा। और सिपाही का अंश, सिपाही का अंश या सैनिकों का भग्नावेश, कौन? सांगा। और किसने कहा? जेम्स टॉड। बाबर बाबर ने सांगा के राज्य को 10 करोड़ के आमदनी वाला मुल्क बताया, 10 करोड़ की आमदनी वाला मुल्क। और विजयनगर साम्राज्य के बाद में दूसरा ताकतवर सशक्त भारत का राज्य बताया, किसको? शासक को राज्य किसको बताया? राणा सांगा को बाबर ने। और जनरल टाड है, उन्होंने कहा, जनरल जेम्स टाड ने
कि राणा सांगा जो है, जेम्स टॉड, राणा सांगा के साथ में 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार या सामंत 7 चलते थे। सामंत 7 चलते थे किसके साथ में? राणा सांगा के साथ में। तो राणा सांगा के बारे में और बातें क्या है जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं? राजस्थान का या राजपूताने का एकमात्र शासक जिसके नेतृत्व में विदेशियों को खदेड़ने के लिए समस्त राजपूत जातियां संगठित हुई। तो ये समस्त राजपूत जातियां संगठित हुई, कौन था? राणा सांगा। इसके अलावा दिल्ली, गुजरात और मालवा के सुल्तानों को हराने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? राणा सांगा। तो इस तरीके से हमने राणा सांगा और बाबर का मुकाबला हमने देख लिया। अब हम और कुछ देखें तो इससे पहले हम और कुछ देखें थोड़ा सा। ये जो मानते हैं कि बाबर के जो युद्ध हैं, ये युद्ध उनके बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछे कि ज्यादा पूछे जाने की संभावना है, तो हम बाबर के युद्धों को, बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुए, इनको जरूर याद रखें। सांगा ने जो भी युद्ध किए वो सब चर्चित हैं, इतिहास में प्रश्न पूछे जाते हैं। खानवा युद्ध में बाबर की जीत के कारण, बाबर क्यों जीता? बाबर जीता उसके तोपखाना और आधुनिक हथियार। सांगा के पास में क्या था? तीर कमान, और तीर कमान, तलवार, और यहाँ क्या था? बंदूक और तोपें। तो इसलिए भारी पड़ा कौन? बाबर राणा सांगा के ऊपर। और तुलगमा पद्धति, युद्ध की विशेष पद्धति तुलगमा पद्धति, वो भारी पड़ी किसके ऊपर? राणा सांगा पे। इसके अलावा बाबर की तेज गति वाली घुड़सवार सेना, ये भी हाथियों की और पैदल सेना पे भारी पड़ी बाबर की ये सेना। अब इसी को दूसरे रूप में देखते हैं हम कि सांगा की हार के कारण। सांगा की हार के कारण तो युद्ध के मैदान में देरी से पहुंचना, इसलिए सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से सैन्य जमाव नहीं कर सका। इसके बाद में बयाना युद्ध के बाद बाबर पर आक्रमण न करना, इसलिए मौका मिल गया, नहीं तो बाबर आता ही नहीं। और राजपूत सेना में एकजुटता का अभाव, सब अपने अपनी जिसके अधीन गए थे उसके प्रति वफादारी उनकी थी, सीधी वफादारी राणा सांगा के प्रति होने के बजाय। इसके अलावा राणा सांगा का युद्ध में कूदना और तीर लगना, इसके अलावा सलदी कंवर और खानजादा का
बाबर की तरफ मिलना। युद्ध के दौरान ये बाबर की तरफ मिल गए थे। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से राणा सांगा ये युद्ध हार गए। इस तरीके से ये बाबर और राणा सांगा का जो संग्राम था ये दी एंड होता है। तो हम एक बार फिर कह देते हैं आपको कि जो भी आपको परीक्षाओं में राणा सांगा के और बाबर के बारे में ये इतिहास का, भारतीय इतिहास का, राजस्थान के इतिहास का महत्वपूर्ण युद्ध है, जरूर उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें, ऑनलाइन पढ़ लें, बुक से पढ़ लें। 100% एक्सपेक्ट रहता है आने वाली परीक्षाओं में इस जगह से, इतिहास के, राजस्थान के, भारत के इतिहास के इस जगह से। तो कैसा लगा वीडियो, आपको ये क्लास कैसे लगी, जरूर इसको लाइक और शेयर करें, सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।